नमस्कार। ऐसे बहुत कम दिन बचे हैं जिस दिन पत्रकारिता के नाम पर कोई कॉमेडी नहीं होती। पत्रकारिता पर बकैती का भार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब बिना रवीश की बकवास के सोमवार या बुधवार आता ही नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब फेसबुक या टीवी पर रवीश कुमार देश में बन रहे कानून, कानून के ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के पन्ने, पन्नों की इंक, इंक की क्वालिटी, क्वालिटी आइसक्रीम, आइसक्रीम की डंडी, डंडी के झंडे, झंडे का रंग, रंगीन झंडे वाला मंदिर, मंदिर के शिलान्यास, पीएम के कुर्ते, केंद्रीय मंत्री के बयान, रेलगाड़ी के पहिए, रफाल की कीमत, कोविड के आंकड़े, वित्त मंत्रालय का डेटा, सरकारी पोस्टर, शौचालय, मूत्रालय, रविशालय आदि पर अपने सारगर्भित विश्लेषण देने से चूकते हैं। विश्लेषणों का दायरा और भी लंबा हो सकता है। आने वाले दिनों में एनडीटीवी में कौन किसका काट कर भाग गया से लेकर कौन अपना कटवाने के बाद भी प्रेमिका की शादी में सिलेंडर ढो रहा है, इस पर भी रवीश चर्चा की जा सकती है। मैक्सेसे पर पड़ती धूल से लेकर चेहरे पर छाती काली माँ की परत, जिसे घर आया मेकअप एक्सपर्ट फाउंडेशन या बीबी क्रीम मारकर भी सही नहीं कर पाता, इस पर भी रवीश चर्चा की जा सकती है और मोदी को जिम्मेदार बताया जा सकता है। झड़ते बालों और उड़ते टीआरपी का रवीश रोना भी रोया जा सकता है। रवीश अनंत विश्वकथा अनंता। हम मुद्दों को बहुत कम उनकी महत्ता से याद रखते हैं। एंकरों में पतित, पतिताधिराज और पतित खंती एंकरों के फेसबुक और ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं। इतने अच्छे कार्यों और योजनाओं के बीच भी वो सरकार को किसी भी तरह से घेर लेना कभी भी नहीं भूलते। मैं हैरान होता हूँ कि इतने प्रपंची ख्याल आते कैसे। 29 जून से 29 जुलाई के बीच रवीश ने कुल अनगिनत बार रवीश रोना रोया है। सुबह में भी प्रोपेगेंडा ठेलते हैं, शाम में भी। मुझे एक गीत याद आ गया। सुबह को लेती है, शाम को लेती है, दिन में लेती है, रात में लेती है, क्या बुरा है उसका नाम लेती है। गीत की अगली पंक्तियां हैं, रात को मोहे नींद ना आए, मोदी घृणा मेरे तन को जलाए, तेरा तो हाल बुरा है, प्रपंच का रोग लगा है, चुपके से चोरी चोरी कांग्रेस से मिल ले गोरी, बस में लेती है, लोकल में लेती है, स्टूडियो में लेती है, टीवी पर लेती है। पूरा गाना अश्लील है, शब्दों पर कम ध्यान दीजिए, भावनाओं को पकड़िए। उन दिनों को भी याद करें जब रवीश कुतर्क के सहारे सुषमा स्वराज की मृत्यु के बाद उसमें राजनीति ढूंढ लाए थे। उन दिनों को भी याद करें जब रवीश का चैनल जुलाई के अंत तक 30 से 40 करोड़ लोगों के कोरोना ग्रस्त होने के दावे कर रहा था। वैसे पोस्टों को भी याद करें जब रवीश हर दिन अहमदाबाद में टेस्टिंग नहीं हो रही है इस पर रोता था, लेकिन उसे मुंबई, दिल्ली या तमिलनाडु के आंकड़े सही लगते रहे। भारत की पत्रकारिता में यह रवीश का सबसे बड़ा योगदान है। अच्छी योजनाओं और सरकारी कार्यों में भी खोज खोज कर कमियां बताई जाने लगी हैं। देखा देखी बाकी वामपंथी एंकरों और पुराने चावल पत्रकारों ने भी अपनी गिरती लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अपने दैनिक शौच से पहले और फेफड़ों से चढ़ते खखार हिंदी में बलगम के बाद मोदी और सरकार को गरियाना अपना परम कर्तव्य बना चुके हैं। पत्रकारिता अब वैसी पत्रकारिता नहीं रही कि शाम में एक शो किया और चले गए। अब तो पत्रकारिता की शुरुआत रवीश जैसे लोग फेसबुक पर बकैती से करने लगे हैं। पत्रकारिता के नाम पर बकैती होती है या बकैती के नाम पर पत्रकारिता। प्रोपेगेंडा के टाइम में ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूंजत कूंज कुटीरे करने से कोई फ़ायदा नहीं। पत्रकारिता को बकैती की फैक्ट्री से निकालने वाले पत्रकार इन दिनों दिन गिन रहे हैं। वो दिन वाकई बदकिस्मत होगा जिस दिन रवीश ने कोई बकैती ना की, बल्कि एनडीटीवी को रवीश के प्राइम टाइम को दिन भर चलाना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि कौन कौन से ऐसे घंटे बचे हैं जिस घंटे रवीश ने पत्रकारिता के नाम पर बकैती ना की हो। ऐसे अभागे घंटों को भी हमें प्रोपेगेंडा और बकैती के प्राइम टाइम में बदलना चाहिए। अगर आप भी ऐसे किसी दिन या घंटे को जानते हो जब रवीश ने बकैती ना की हो तो ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए। क्या पता रवीश अपना मलिन प्रभ चेहरा और म्लान आवाज़ को लेकर कुछ और प्रोपेगेंडा चला दें। कुछ एंकर इंटरनेट पर या ऑफिस फ़ोन करके ये पता करते रहते हैं कि उनके प्राइम टाइम की टीआरपी कितनी है। वो सोचते हैं कि बाकियों की इतनी बढ़ रही है तो वो भी तो 9 बजे का स्लॉट छेंक कर बैठे हुए हैं और कोरोना के समय डर के मारे घर की लाइब्रेरी में गांधी की फ़ोटो लगाकर अपने प्रपंच को उनकी सत्यवादिता से बैलेंस भी कर रहे हैं। फिर भी बाकियों के प्रोग्राम टीवी के बाद यूट्यूब और ट्विटर पर भी देखे जाते हैं, जबकि उनका सिर्फ मजाक बनाने के लिए आंखों से नीले रंग निकलने वाले इमोजी की गिनती के लिए शेयर किया जाता है।
आंकड़ों की बात माने तो मैसूर पाक प्रेमी आनंद रंगनाथन के 2 मिनट के क्लिप की दैनिक व्यूअरशिप लाखों में जाती है। रवीश के पूरे प्राइम टाइम को देखने वाले वैशाख नंदनों के समूह की गिनती उसके आसपास भी नहीं पटकती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों के बुरे दिनों में चिढ़ाते हैं कि तुमसे आधी उम्र का दोपहर में प्रोग्राम करने वाला फला एंकर भी तुमसे ज़्यादा देखा और सुना जा रहा है, तुम टॉप 10 में कब आओगे। बल्कि मैं तो रवीश द्वारा घर में बैठकर अपने ही प्राइम टाइम के प्रपंची यूट्यूब वीडियो को रिपीट मोड पर लगाकर देखने और हे क्या बात कह दी मैंने, मोदी डर गया होगा इसलिए मुझे इंटरव्यू नहीं देता, ये कहकर ठहाके लगाने और फिर ये पाने में कि इस आत्ममुक्ता में उन्हें सुनने वाला अपने घर में भी कोई नहीं है, मैं तो उसका भी उपहास नहीं करता। अब सामान्य बकैती नहीं होती, बल्कि एक बात को पकड़कर गन्ने की तरह सिट्ठी निकालकर उस सिट्ठी को भी आग लगाकर तापने और हाथ गर्म करने वाली बकैती आती है। 5 अगस्त के शिलान्यास से उल्लास से हर्षित हिंदू जनता के प्रसन्नता में जब भारत डूबा होगा तब इस अभागे पत्रकार की मनोदशा जो होगी सो होगी, पर परसों के प्राइम टाइम में यहाँ से उठता है कि वहाँ से उठता है, देख वो धुआं कहाँ से उठता है कि तर्ज पर जो राष्ट्र ने देखा वो दृश्य अद्भुत था। ये बात और है कि जहाँ से वो प्राइम टाइम करता है उसी कमरे में गांधी की तस्वीर के नीचे वाले टेबल पर बरनोल के साथ साथ जलन के अति तीव्र और आपातकालीन स्थिति में चले जाने के लिए कच्चे पीसे हुए आलू के पेस्ट की व्यवस्था रहती है। 5 रफाल और 5 अगस्त के कारण आप देखिए 5 की किस्मत कि चाहे 29 जुलाई हो या 5 अगस्त, बरनोल के कुछ 5 ट्यूब की व्यवस्था रवीश के कोट की हर जेब में रहती है। क्या पता कब क्या और कैसे जल जाए। यही वो 5-5 की रट लगाने वाली प्रपंची प्रणाली है जिसे सुनकर रवीश के फैंस व्हाट्सएप में स्खलन और शीघ्र पतन का शिकार होते रहते हैं कि काश रवीश का प्राइम टाइम टॉप 5 में ना सही टॉप 10 में ही आ जाए। एनीवे, आपने अपनी सोच में रवीश की वकैती का दायरा छोटा कर लिया है, जबकि वो फेसबुक से आगे प्राइम टाइम में भी ऐतिहासिक स्तर की बकैतियाँ, हिस्टोरिक बकैतियाँ हर दिन करता पाया जाता है। जैसे कि बंगाल में ममता के राज में एक भी दंगे नहीं हुए, जैसे कि रोहित वेमुला की मौत का कारण भाजपा है, जैसे कि कन्हैया और उमर खालिद द्वारा देश के टुकड़े होने की तमन्ना डिसेंट है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को नियंत्रण में ला दिया, जैसे कि बंगाल में सारी नौकरियों की नियुक्तियां सही हो रही हैं, जैसे कि कमलनाथ के मध्य प्रदेश और गहलोत के राजस्थान के लोगों ने रवीश को रवीश जी आपसे उम्मीद है हैशटैग के साथ कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी, जैसे कि इन दोनों राज्यों में बेरोजगारी भत्ता भी मिला और किसानों के कर्जे भी माफ़ हो। इस प्राइम टाइम में बकैत श्रेष्ठ रवीश का पूरा टैलेंट दिन शब्द को कितने ज़्यादा बार प्रयोग किया जा सके इसी पर था। अतः उन्होंने अभागे दिन, ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिक दिन, बदकिस्मत दिन, सुख भरे दिन, दुख भरे दिन और पता नहीं कौन कौन से दिन गिनाने के चक्कर में शो को इतना खींच दिया कि वो महीने जितना लंबा हो गया। महीने से मुझे 1997 का एक बहुचर्चित गीत याद आ रहा है जिसे स्वर दिया था श्री अल्ताफ राजा साहब ने और झूमा पूरा इंडिया था, और ये तो मैं तरन्नुम में गाऊंगा। जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नज़र मिली थी अब याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी तुम यूँ मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफ़र हो तुम राह ज़िंदगी में, कितना हंसी ज़माना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर, बांधा जो अहद उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा ज़माना, हर शख्स की जुबां पर था बस यही फसाना, दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना लब पे थी गर्म आहें, जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम, थे आसमां पे बादल और मेरी आंखें पूर्ण, माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी, कुछ याद आ रहा है वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर, तुम गैर हो रही थी, अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था, जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर बारात आई, बेखैफ था दिसंबर जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमा बिखर चुके थे, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, अरे वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है,
क्या करोगे तुम आखिर, क्या करोगे तुम आखिर, कब्र पर मेरी आके थोड़ी देर टिरिंग टिरिंग, थोड़ी देर रो दोगे और भूल जाओगे। परदेसी लोग साथ नहीं निभाते। ये बात और है कि परदेसी लोग बकैत एंकर की प्रिय पार्टी को 1.5 करोड़ रुपये दे देते हैं, लेकिन बकैत एंकर उस पर चूं भी नहीं करता। चूं में तो खैर 3 अक्षर हैं, रवीश चा पर भी नहीं जाता। इसलिए इट्स बीन लॉन्ग तेरी बीन सुने परदेसी, नागिन दिन गिन 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 गिन। क्या बार है भाई, दिमाग का घिरनी बना दिया। ये 11 बार है। हाँ, तो नागिन के बाद दिन और फिर 11 बार गिन के बाद पता चला नागिन मर गई। 6 बार बोलते तो हो सकता है बच जाते। रवीश भी दिन पर थोड़ा कम बोलते तो शो बच जाता, टॉप 10 से बाहर नहीं जाता। विकिपीडिया से फैक्ट उठाने वाले रवीश दूसरों पर इतिहास के बारे में तंज करते हैं तो एकदम रवीश लगते हैं। जिस देश का पूरा इतिहास ही रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा जैसे उपन्यासकारों ने लिखा हो, वहाँ तो कुंजी पढ़ने वाले सबसे अच्छे निकले कि उनके दिमाग में राष्ट्र को लेकर हीन भावना और आक्रांताओं के नाम सुनकर ऑर्गेज्मिक होने वाले हार्मोन्स नहीं दौड़े। आप सोच रहे होंगे कि मैंने रवीश की बकैती पर इतना लंबा लेक्चर क्यों दिया है। अभी तक मैं 1857 शब्द बोल चुका हूँ। 1857 वही दौर था जब देश में स्कोडा लहसुन तहजीब की नौटंकी शुरू हुई थी, जिसे हम आज तक फैज़ाबाद के अयोध्या होने और वहाँ वापस फैज़ खान के मिट्टी लाने वाली सेकुलर नौटंकी के रूप में झेल रहे हैं। रवीश की कोरोना बकैती मार्च से ही जारी है। लोगों में निराशा, हताशा और मरने का डर भरने की प्रचुर कोशिशों के उपरांत भी लोग सड़कों पर दंगा करने नहीं उतरे। इससे बकैताधिपति रवीश को आश्चर्यातिरेक हुआ। वो अचंभित रह गए कि लोग थाली पीटने से लेकर टॉर्च जलाने और लॉकडाउन का पालन करने में मोदी के साथ कैसे हैं। रवीश ने हर दिन बिना किसी समाधान की बात किए संख्या के आधार पर पैनिक बांटा। वो यह उम्मीद लगाता रहा कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और लोग सड़कों पर निकल जाएंगे। लेकिन खुद अपने घर के एक कमरे में डर कर बैठा यह प्राइम टाइम पत्रकार अगर यह सोचता है कि लोग इसकी प्रपंची बातों में आ जाएंगे और पूरे देश में तबलीगियों की तरह जानबूझकर थूकते हुए कोरोना फैलाने पर उतर आएंगे ताकि मोदी की सरकार गिर जाए, तो रवीश यह जान ले कि सरकारें न तो ऐसे बनती हैं न गिरती हैं। वो बरनौल घिसता रहे और 1957 के गीत गाता रहे। वो दूसरे चैनलों के रफाल कवरेज का मजाक बनाता रहे। सत्य यही है कि एनडीटीवी को भी पता है कि क्या बिकता है, किस पैकेज में बिकता है। दूसरों का मजाक बनाने के चक्कर में अपना ही चैनल न देखने वाले रवीश, जो स्वयं को पत्रकारिता का एकमात्र मानदंड मानने के घमंड में बाल पकाकर सनक की सीमाएं लांघता जा रहा है, अब अपने ही अच्छे दिनों की एक भद्दी पैरोडी बनकर रह गया है। रवीश को 29 जुलाई के प्राइम टाइम जैसे स्टंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिनका दैनिक शो स्वयं में एक मजाक है, वो जब मजाक करते हैं तो हास्य का स्तर गिर जाता है। इसे देखकर कुणाल कामरा जैसे सस्ते और टुटपुंजिए स्वघोषित कॉमेडियन कहते होंगे कि इससे बढ़िया जोक तो साल में एक बार वो भी मार लेता है। रफाल की कवरेज बिल्कुल हास्यास्पद रही है और इसका मजाक रवीश ने प्राइम टाइम में बनाया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बकैत शिरोमणि रवीश स्वयं अपना चैनल भी नहीं देखता, क्योंकि रफाल की कवरेज में जिस बात का मजाक रवीश उड़ा रहा था वो रफाल के उड़ने की तीव्रता से एनडीटीवी पर ही लगातार एक के बाद एक शो में लैंड हो रहा था। दूसरी बात, रवीश तो टीवी के एक घिसे पिटे फॉर्मेट का उपहास कर रहा था कि कैसे एक मुद्दे पर समय बर्बाद किया जाता है और हाइप बनाकर लोगों को ठगा जाता है। लेकिन रवीश के करियर के उत्तरार्ध में उनका पूरा करियर ही एक मुद्दे को खींचकर हाइप बनाने, डर का माहौल बांटने, आपातकाल लाने, बागों में बहार खोजने, स्टूडियो से कैंपेनिंग करने, असफल रहने, दोबारा कैंपेनिंग करने, हर योजना का एक ही तरह से मजाक बनाने में व्यस्त रहा हो, वो क्या दूसरे को उपदेश देंगे। ढे 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 ढन ढना ढन ढन के म्यूजिक के बिना ही रवीश ने अपनी पत्रकारिता का कॉफिन डांस किया है। उसने कड़े सवालों के नाम पर कड़े सवालों का मतलब ही गौण कर दिया है। अब कड़े सवाल सिर्फ वो हैं जो रवीश पूछता है। उसने जो भी पूछा वही कड़ा सवाल है। उसने जो भी शो किया वही पत्रकारिता है। उसने जब गंभीर चेहरा बनाया वही भारतीय जनमानस की सामूहिक चिंता का एकमात्र सटीक परिचायक है। मैंने रवीश के फेसबुक पोस्ट, प्राइम टाइम और ब्लॉग आदि पर लिखना और बोलना 2 महीने पहले बकैत कुमार की रिपोर्ट के 32वें संस्करण के साथ ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब इस व्यक्ति की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है।
लेकिन कभी कभी ऐसे सुनहरे मौके आते हैं कि आपको रिटायरमेंट त्याग कर मज़े लेने के लिए आना पड़ता है। नमस्कार।